और ये तभी होगी जब आप अपने आप को थोड़ा रिजर्व रखेंगे। आप हर जगह बकवास करेंगे तो कहते हैं कि बोलना वहीं चाहिए जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो और आपकी बात सुनने वाला कोई हो। हम कई बार मंचों पे जाते हैं तो कई बार हम 15 मिनट का स्पीच देते हैं, कई बार 1.5 घंटे का हो जाता है। ये उस बात पे डिपेंड करता है कि सामने श्रोता कौन है। अगर वो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं तो हमारी बात बढ़ती जाती है और कभी कब 1.5 घंटा चला जाता है हमें खुद को पता नहीं चलता। और कई बार श्रोता ऐसे उदासीन से होते हैं, सुनने के मूड में नहीं होते हैं, तब हम हमारी बात को 10-15 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। तो जितना आवश्यक हो, जितना ज़रूरी हो, जगह देखिए, कहाँ बैठे हो आप, उस हिसाब से बोलिए। और जितना लिमिटेड बोलोगे उतनी आपकी वैल्यू बनी रहेगी। कम बोलने वाले लोगों की वैल्यू बहुत अच्छी होती है। मनमोहन सिंह जी उनमें से एक थे। चौथी बात, अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटजी कोशिश करिए कि वो थोड़ी सीक्रेट रहे। आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये अपने मन में रखें और अपने कुछ लोगों तक रखें। हालांकि मेरे पर ये बात लागू नहीं होती, मैं तो बोल देता हूँ कि मेरे आगे क्या प्रोजेक्ट है, मैं तो बोल देता हूँ। लेकिन मैं कोशिश ये आपको ये कहना चाहूँगा कि ये गलती आप ना करें। जो मन में है, जो प्लानिंग है, उसको थोड़ा सीक्रेट रखें। प्लानिंग आउट होने के बाद में फिर वो उतनी इफेक्टिव नहीं रहती। हालांकि मेरे इंटेंशन अलग होते हैं, हम कुछ बोल देते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, पहले ही बोल देते हैं, फिर दबाव आ जाता है, फिर हमें करना पड़ता है। नौकरी लगने के बाद में व्यक्ति थोड़ा सा आलसी हो जाता है, तो हम भी आलसी हो गए। हालांकि अब अभी तक तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं पहले से एक प्रोजेक्ट आगे अनाउंस करके रखता हूँ, तो फिर उसका दबाव रहता है, तो दबाव के चलते काम करता रहता हूँ। इसलिए हम लोग पहले बोल देते हैं। बाकी मुझे पता है कि प्लानिंग कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि फिर कहने के बाद में हमारे ऊपर एक प्रेशर बन जाता है कि अब आपको काम करना पड़ेगा, और उसके चलते हम कर लेते हैं। लेकिन बेरोजगारी के दौर में हम प्लानिंग सीक्रेट रखते थे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये बस मस्तिष्क में रखिए, ताकि लोगों का आपके ऊपर बिना फालतू का जो दबाव है वो कभी नहीं आएगा। और जो भी स्ट्रेटजी बनाते हो पूरी सीक्रेट रहनी चाहिए। फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए छोटी छोटी प्लानिंग बनाइए कि प्रतिदिन कितना करना है, वीकली क्या करना है, मंथली क्या करना है। पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए, तभी आनंद आता है पढ़ाई में और आप अपने आप में मस्त रहते हैं। आप अगर दुनियावी क्षेत्रों में फंसे हुए हैं तो कोई प्लानिंग काम नहीं करेगी। जैसे कहा ना, दूसरे की बात तीसरे की बात दूसरे के सामने, दूसरे की बात तीसरे के सामने, ऐसे करना, बहुत सारी ग्रुपिंग, हर जगह बकवास, हर जगह मीटिंग में चले जाना, सोशल बहुत अधिक होना, तो कोई प्लानिंग काम नहीं करेगी। इसलिए उन सारी चीज़ों से दूर रहते हुए ये करना चाहिए, ताकि जितनी रणनीतियाँ सीक्रेट होती है उतनी प्रभावी तरीके से काम कर सकती है। इसके अलावा जब भी कोई डिसीजन लेते हो तो आप अपनी क्षमता और अपने समझ के अनुसार लेनी चाहिए। आप देखा देखी नहीं करनी चाहिए कि दुनिया क्या कर रही है, वो दुनिया के ऊपर छोड़िए। आप अगर ये सोचते हैं कि आप कोई आईएएस की कर रहा है कि नहीं मैं भी आईएएस की करता हूँ, गलत तरीका है बहुत। आप अपनी क्षमता के अनुसार डिसीजन लीजिए। अब जैसे कई बच्चे के सर फर्स्ट ग्रेड में पोस्ट कम, हम फर्स्ट डी कर रहे हैं, क्या मेरे साथी सारे थर्ड ग्रेड में चले गए तो मैं क्या उसकी तरफ चला जाऊँ क्या? तो मैं कहता हूँ कि वो साथी अध्यापक बन गए, ठीक है, बन जाएंगे, फिर उसके बाद में क्या? और आप मान लो फर्स्ट ग्रेड नहीं भी हुए और अगली बढ़िया तैयारी करते गए तो डेफिनेटली हो जाओगे। तो आप 1 साल बाद फर्स्ट ग्रेड बनेंगे, सीधे 4800 के ग्रेड पे आओगे, आपके साथी जो है 3600 पे रहेंगे, उसको 4800 पे आने में 18 साल लग जाएंगे। आपने चुना भी किस भर्ती को है, आपने चुना भी राजपत्रित अधिकारी को है, तो डेफिनेटली टाइम तो लगेगा और जब भी मिलेगा शानदार मिलेगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि जब भी कोई डिसीजन लेते हो कि शिक्षक से पढ़ना है, कौन से कंटेंट से पढ़ना है, क्या किताब लानी है, कौन सी तैयारी करनी है, इनपुट ले लीजिए एक बार, फिर निष्कर्ष निकाल के खुद की जो कैपेबिलिटी है, क्षमता है, और खुद की जो अंडरस्टैंडिंग है, उसका सूक्ष्मता के साथ और बड़े निरपेक्ष रूप से आंकलन करके और उसके बाद डिसीजन लीजिए कि मुझे क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। फिर वापस मुड़ के नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना आप डिसीजन डगमगाएगा, जितना अस्थिर होंगे, उतनी ही तैयारी आपकी नेगेटिव रूप से प्रभावित होगी। एक बार डिसीजन लेने के बाद में उसको लागू करने के लिए जान लगा दीजिए और आप देखना कि एक शानदार परिणाम आपके पास में होगा।
शानदार परिणाम मैं बता रहा हूँ। अगर भटकाव बहुत अधिक है तो निश्चित तौर पे दिक्कत होती है। अब आपको कोई भी भटका लेता, आप इतने वल्नरेबल हो गए हो, सुभेद्य हो गए हो कि कोई बहुत आप निर्णय लेके एकदम शानदार तैयारी शुरू कर चुके हैं और कोई भी एरा गिरा के आपको भटका जाता है और आप भटक जाते हैं और फिर मैसेज करते हैं मुझे, सर ये पढ़ूंगी वो पढ़ूंगी, ये करूंगी वो करूँ। इसलिए कहता हूँ कि आपके डिसीजन सीक्रेट रखिए, अपने डिसीजन अपनी क्षमता के अनुसार लीजिए। वो विद्यार्थी बहुत आगे जाता है, उसको डिसीजन लेने आ जाते हैं, उसको उसके बारे में पता चल जाता है, आपके डिसीजन कोई और क्यों ले। और सेकंड लास्ट बात कि मार्केट की गॉसिप से हमेशा दूर रहे। ये बाजार की जो बातें हैं, बाजार की जो तथाकथित गप्पे हैं, ये आपको बर्बाद कर देगी। ये आपकी वैल्यू डाउन करती है, आपको आवारा सा घोषित कर देती है, आपका ध्यान भटकाती है, आपको एक प्रकार से यूँ समझ लीजिए कि भटकाने का काम करती है। आपके निर्णय गड़बड़ा जाएंगे। ऐसी गॉसिप से आपका समय, ऊर्जा खराब होगी, आपकी उत्पादकता प्रभावित होगी, पढ़ाई प्रभावित होगी, कॉन्फिडेंस डाउन होगा, सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। आपकी दुनिया के प्रति धारणाएं गलत होती है, क्योंकि गॉसिप्स का हिस्सा बन बन के आप कई सही व्यक्तियों को गलत मान बैठते हैं, आप कई गलत व्यक्तियों को सही मान बैठते हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा गॉसिप्स में भाग लोगे, गप्पों में भाग लोगे, आपकी धारणाएं दुनिया के लिए अलग होती है। कोई सही व्यक्ति है और आपको उसके चार कोई विरोधी यूं ही मिल गए, आपने उनको सुन लिया, आपके लिए भी वो विरोधी हो गया, जबकि आपका तो उससे कोई संबंध ही नहीं रहा। समय खराब हुआ जो अलग, पढ़ाई खराब हुई जो अलग, समय नष्ट होने के बाद में जो उत्साह डाउन होता है एक प्रकार से वो अलग, और एक अच्छा खासा चांस गंवा दोगे वो अलग। इससे अच्छा है कि मार्केट की गॉसिप से सच में अलग दूर रहें, दो चार लोगों को साथ रखें, और वो भी नहीं है कोई तो मैंने कहा ना, टेबल और स्टेडियम नहीं है तो रोड की साइड में अगर आप 2 किलोमीटर पैदल चल के आओ जाओ, 20-30 मिनट घूम लो, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। ये सबसे बढ़िया तरीके होते हैं अपने आप को संतुलित करने के, मैनेज करने के। और अंतिम बात कि जितना अधिक अनुशासित और नियमित रहेंगे, अनुशासित का क्या मतलब है? अनुशासित का मतलब है सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक आप अपने आप को मॉनिटर करो, दुनिया आपको मॉनिटर नहीं करे। किसी ने कह दिया कि चलो चाय पीने चलते हैं, अब वो आपको वो मॉनिटर कर रहा और आप उसके साथ चल दिए, पूरी पीछे टाइम टेबल बिगड़ गया। किसी ने कहा कि चलो आज वहाँ चलते हैं, ऐसे तो आप अगर दुनिया के कहने पे चलते फिरते रहोगे तो अनुशासन कहाँ है? ये आपका तो शासन है ही नहीं, आप किसी और से शासित हो रहे हैं। सुबह से शाम तक आप अपने अनुसार चलें कि मुझे क्या करना है। मुझे फिल्म देखने जाना तो चले जाओ, आपने खुद ने तय किया है। कोई और कहे और आप निकलो, ऐसे तो फिर पूरा दिन आप चलते रहोगे, क्योंकि वहाँ तो अपने आसपास जान पहचान के खूब लोग होते हैं। अनुशासन का मतलब ये है कि आप अपने अनुसार चलें और अपने अनुसार जो काम करने हैं वो सब करते रहें। तभी नियमितता बनती है, तभी टाइम का यूटिलाइज होता है और प्रोडक्टिविटी आती है, उत्पादकता आती है। टाइम की जितनी अधिक उत्पादकता आएगी, जितना अधिक टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज करोगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने अनुसार चलें। आपको चाय की तलब लगी है तो आप जाएं और पी के आए। कोई आपको कह रहा है कि चाय पीने चले और आप जा रहे हैं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ऐसे तो आप अभी चाय पीने चले गए, अब थोड़ी देर बाद में कोई और दोस्त आएगा, आपको कहेगा कि वहाँ चलते हैं, आप वहाँ जाओगे। ऐसे तो आप दुनिया को ना ही नहीं कह पाओगे, नो सेइंग की पावर ही नहीं है। ये तो अनुशासन जैसी तो बात ही नहीं रही। अनुशासन का मतलब होता है आप अपने अनुसार चलें, और सुबह से शाम तक आपका पूरा दिन बिल्कुल फिक्स होना चाहिए किस समय क्या कार्य करना है। सुबह सुबह 3 घंटे पढ़ना है तो ठीक है, सुबह 3 बजे 4 बजे 5 बजे उठे, 8-9 बजे तक बढ़िया 4-5 घंटे पढ़ाई कर ली। क्या पढ़ना था वो आप अपनी प्लानिंग सेट करके रखो, फिर आराम से घूमे फिरे, खाना वाना खाया, उसके बाद 2-3 घंटे सो लिए, 3-4 घंटे और पढ़ लो, फिर रात को 1-2 घंटे और पढ़ लो। अब ये सारा काम आपके अनुसार होना चाहिए। कोई और इसको अगर मॉनिटर कर रहा है तब तो आप कभी किसी को मना ही नहीं कर पाओगे, आपका टाइम यूं ही बर्बाद होता रहेगा।
घर परिवार छोड़ के माँ बाप ने आपको भेजा है और आप जो है वो दुनियावी ताकतों के चक्कर में पड़े हुए हैं और वहाँ पे पंचायतियाँ कर रहा है। परिणाम ये निकलेगा कि 1-2 साल फेल होंगे और व्यक्ति जब एक बार फेल होता है, भले गलतियों से ही हो, तो उसके बाद उसका आत्मविश्वास बहुत कमज़ोर हो जाता है। पहला अटेम्प्ट बेस्ट अटेम्प्ट होता है और दूसरा भी एक बेस्ट नहीं तो कम से कम बेटर होता है। 2 अटेम्प्ट के बाद परीक्षा पास करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि फिर न तो हिम्मत रहती है, न जोश रहता है, न उत्साह रहता है, न कॉन्फिडेंस रहता है, न पढ़ने का मन होता है और न ही वो वापस सिलेबस पढ़े जाते हैं। नई खेप अंदर आती है, नए बच्चे अंदर आते हैं, बड़ा प्योर माइंड अंदर आता है, उनको कॉम्पीट करने की क्षमता नहीं रहती है और ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जिससे आप उभर नहीं पाते हैं। इसलिए मेरी बात याद रखना, आप फर्स्ट सेकंड जिस अटेम्प्ट में भी अभी हो, तरीके से लीजिए। गलतियों में फेल मत हो जाना या इतना कमज़ोर स्कोर मत कर लेना। फेल अब ठीक है, अब 1-2 नंबर से रह गए तो अलग इशू है। 50-50 नंबर से रह रहे हो ना, तो इसका मतलब साफ है कि आप कहीं न कहीं गलतियाँ कर रहे हैं और उसको सुधारिए और फिर आप अपनी पढ़ाई कीजिए। डेफिनेटली आप जो है बेहद आगे जाएंगे और आप जीवन में सफल होंगे। ठीक है, तो पढ़ाई के अलावा कुछ बातें थी मेरे मस्तिष्क में जो आज की, और उम्मीद है कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगी और इसी तरह से फिर कभी वापस मिलेंगे। आज हमने पढ़ाई पर बात नहीं करी है, पढ़ाई के इतर एक स्टूडेंट का क्या आचरण होना चाहिए उस पर बात करिए। यूँ ही फ्री बैठा था, आज एनसीईआरटी की क्लास थी नहीं, हमेशा तो क्लास लेता हूँ, कल से वापस क्लास शुरू करेंगे तो सोचा कि आज आपसे इस प्रकार से बात की जाए। क्या पता 2 स्टूडेंट भी अगर मेरी बात को अनुसरण करते हैं तो निश्चित तौर पे मेरा यहाँ आना और आपका सुनना दोनों सफल हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छी रही, मस्त रही और पढ़ते रहिए।